हम लोग ट्रेंड्स कर रहे थे प्रॉपर्टीज में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, लिखो। हाँ जी, कल तक तो हमने एटॉमिक साइज तक कर लिया था। हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। कुछ आइडिया दे सकते हो मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का क्या ऑर्डर होता है, ग्रुप में कैसे, पीरियड में कैसे वेरी करता है? ग्रुप में जब आप डाउन होते तो कम होता रहता है। क्या रीजन है उसका? रीजन तो मुझे बता, लेकिन ये लाइन नहीं आती मुझे। और पीरियड में? पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, उल्टा होता है उससे, एटॉमिक साइज से। क्या इंक्रीज करता है, मेटालिक कैरेक्टर या नॉन मेटालिक कैरेक्टर? मेटालिक कैरेक्टर। ओके, चलो देखो क्या है। तो एक बार हम इनकी प्रॉपर्टीज वैसे पता ही हैं, हल्का सा गो थ्रू हो लेते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स भी होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? ये टिपिकली शाइनी सॉलिड्स होता है ना। हाँ जी, वो लस्टरस होते हैं। ये शाइनी सॉलिड्स होते हैं और ये जो टिपिकली नॉन शाइनी है ना। हाँ जी। और मेटलॉइड्स में हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज। ये तो हम एक ही पॉइंट लिखेंगे, तो हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बस, इन दोनों के प्रॉपर्टीज के बीच में। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है ना, मॉडरेट से लेके हाई तक मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का। इनका लो होता है नॉन मेटल्स का। अगेन एक्सेप्शंस तो है ही। फिर ये जो मेटल्स होते हैं ये कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं ना, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर क्या, जब मेटल्स बॉन्ड बनाते हैं तो वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, करेक्ट? ऐसे करते हैं। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना। हाँ जी। और ये क्या करते हैं, ये गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल्स, करेक्ट? या फिर शेयर। हाँ, मेटल्स के साथ तो, मेटल के साथ तो गेन ही करेंगे ना। हाँ, मेटल्स के साथ गेन शेयर करेंगे किसी और नॉन मेटल के साथ। तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, करेक्ट? हाँ जी। हाँ, तो अब देखो मेटल्स का ना, एक आप मेटालिक कैरेक्टर को आप लिंक कर सकते हो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी से। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आप बोल सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा मेटल है। समझ में आई बात? हाँ जी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये लिख भी देता हूँ। मेटालिक कैरेक्टर is directly proportional to इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इसका मतलब समझते हो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो। हाँ जी, ये एक चीज बढ़ेगी दूसरा भी बढ़ेगा। हाँ, तो मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या, दैट इज easier is it for an element to lose electron more is its
मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है बातें। हाँ जी। अब देखो, अगर हम पीरियड की बात करें, अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये बताओ। अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज हो जाती है। ये कब कराया मैंने? सर वैलेंसी पे डिपेंड करता है। वैलेंसी तो इलेक्ट्रॉन गेन करना भी हो सकता है, लूज करना भी हो सकता है। वैलेंसी से तो इसका कोई रिलेशन तो है नहीं इलेक्ट्रॉन लूज करने का। तो अगर लूज डिफिकल्ट होता रहता है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहते हैं। साइज से देखो, एटॉमिक साइज क्यों कम हो रहा था? क्योंकि जो प्रोटॉन्स का पुल था वो इंक्रीज हो रहा था, करेक्ट। हाँ जी। देखो साइज में दो फैक्टर थे, एक प्रोटॉन्स का पुल, एक इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन। ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन था? प्रोटॉन्स का पुल। प्रोटॉन्स का पुल ज्यादा डोमिनेटिंग था। तो अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि प्रोटॉन का पुल इंक्रीज हो रहा है। समझ में आई बात? हाँ जी। तो यही बात है बस। अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। समझ गए? हाँ जी, अब समझ गया लॉजिक। Because it becomes more difficult to lose an electron as protonic pull increases, ठीक है। हाँ जी। फिर ग्रुप में बताओ। ग्रुप में इंक्रीज होती है, अगर जैसे एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता रहता है, हाँ, तो फिर ये भी इंक्रीज ही होगी। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगी ना, हाँ जी। कि जैसे जैसे साइज बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उसको इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी। इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मेटेलिक कैरेक्टर increases because it is easier to remove electron as it moves farther away from the न्यूक्लियस, ठीक है बातें। हाँ जी। न्यूक्लियस, तो इसलिए ऐसे भी देखो ना, पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स कहाँ पे हैं बताओ? राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में? कहाँ है? नॉन मेटल्स राइट साइड में है ना। तो लेफ्ट साइड में तो मेटल्स हैं, तो आप राइट से लेफ्ट से राइट जाते हो तो मेटेलिक कैरेक्टर तो कम ही होगा ना। हाँ जी। और ऊपर से नीचे आओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी सेम ट्रेंड फॉलो करती है जो मेटेलिक कैरेक्टर का है, ठीक है। ओके सर, मतलब लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी और सॉरी डिक्रीज होगी और अप टू डाउन। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। उल्टा हो गया। नहीं, उल्टा नहीं बोलो। मेटेलिक कैरेक्टर, हाँ उल्टा बोल दिया। मेटेलिक कैरेक्टर इधर से डिक्रीज करता है, हाँ उल्टा होगा। आयोनाइजेशन का ट्रेंड मेटेलिक से उल्टा होगा, ठीक है। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ये न्यूक्लियस है और कुछ शेल्स होंगे इसमें, जो भी शेल्स होंगे, जितने मर्जी शेल हो। एक आउटर मोस्ट शेल होगा, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा,
उस इलेक्ट्रॉन को इससे कंप्लीटली हटा देना, हटा के मतलब इन्फिनिटी पे पहुंचा दो। और ये आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। आइसोलेटेड गैस। जब आइसोलेट कर दिया तो गैस ही हो गया ना। एक ही एटम होना चाहिए, उसके आसपास कोई और एटम नहीं होने चाहिए, ताकि उस पे किसी और चीज का इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। तो उसमें आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हटाना, वहां से हटाना, कहाँ कहाँ ले जाना, उसको न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस से दूर ले जाओ, मतलब इन्फिनिटी पे ले जाओ, ठीक है। इन्फिनिटी। हाँ जी। तो उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। इस प्रोसेस में एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, समझ में आई बात। ये दोनों हाँ आपस में जी। अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको खींचना पड़ेगा इसको इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए, तो एनर्जी सप्लाई कर रहे हो ना। हाँ जी। हाँ, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, समझ में आई बात। हाँ जी। चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely held कौन सा होगा, जो सबसे बाहर होगा। जो एंड में मतलब लास्ट सेल में होगा। हाँ, मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड gaseous atom in its ground state। ये ग्राउंड स्टेट क्या जो है, एंड वाले सेल में अगर फोर इलेक्ट्रॉन्स हो, उन पे सेम फोर्स होगी। हाँ। ओके। अभी के लिए हाँ, अब 11th में हो सकता है मैं अपनी बात से बदल जाऊँ, ठीक है। ठीक है सर। सब शेल होते हैं उसमें, अब क्या, सब शेल होते हैं, फिर उसमें ऑर्बिटल होते हैं, तो ये ग्राउंड स्टेट पता है क्या होती है, ये बाद में देख लेंगे, अभी जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। ग्राउंड स्टेट मतलब नहीं सर, ये नहीं पता। मतलब इलेक्ट्रॉन ना एक्चुअली एक सेल से दूसरे सेल जंप करते रहते हैं। तो मान लो हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन एनर्जी भी डिसिपेट होती होगी फिर तो। क्या, एनर्जी भी डिसिपेट होती होगी एक शेल से दूसरे शेल में जब जंप करते हैं। एब्जॉर्ब होती है, हाँ, डिसिपेट तो नहीं करता, एब्जॉर्ब या रिलीज करता है। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बताओ। वन नहीं होगी। वन तो फर्स्ट शेल में होगा ना इलेक्ट्रॉन, हाँ तो जी। सेकंड में भी जा सकता है, ठीक है ना। कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब करके सेकंड में जा सकता है, तो उसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। हाँ जी। ग्राउंड स्टेट है कि जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा ही इलेक्ट्रॉन जहां जहां होने चाहिए, वो ग्राउंड स्टेट होती है, ठीक है ना। हाँ जी। तो ग्राउंड स्टेट में होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब डेफिनेशन तो कोई पूछेगा नहीं, है नहीं सिलेबस में, बस एक बार समझ लो कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाँ जी। ट्रेंड समझ लो बस। तो एटम गैसियस स्टेट में होना चाहिए और वो कैटायन बन जाए, करेक्ट, गैस में, और इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। तो इसमें जो एनर्जी चाहिए होगी उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। हाँ जी। इसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर तुम कैटायन से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 2+ चार्ज आ जाएगा ना, हाँ जी। तो उसको बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये गैस एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो IE1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो A पॉजिटिव बन जाएगा ना। हाँ जी। फिर एक और दो, तो चलो एक सेकंड, दो तो टोटल होंगे, एक और निकाल दो, माइनस इलेक्ट्रॉन, तो IE2
सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालो तो A2+ आ जाएगा। हाँ जी, A2 एक और निकाल दो तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। बताओ इनमें से सबसे ज्यादा कौन होगा आयोनाइजेशन एनर्जी में? I3। हाँ, ये ट्रेंड होगा ना, I3 सबसे ज्यादा 2 से 1 से, करेक्ट ना? हाँ जी। हाँ। तो अब सिंपल बात है, आप लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियड में तो आप पहले ही देख चुके हो कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रांग हेल्ड होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है, करेक्ट? हाँ जी। तो ये लिख लेते हैं, अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? Increase। increases because इसका energy required to take the electron from the atom will be more, हाँ, because protonic pull is more। because protonic pull increases which makes it difficult to remove electron, ठीक है ना? हाँ जी। फिर है ग्रुप में, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज because as Protonic pull increases। correct as more shells are added electron is more loosely held, है ना? हाँ जी। and easier to remove। तो ये बात है, अभी आयोनाइजेशन एनर्जी का हो गया ट्रेंड।